हाय गाइड्स, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आशुतोष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 12 फिजिक्स से चैप्टर विद्युत धारा का पार्ट 10 लेकर आया हूं। पार्ट 10 के अंतर्गत आज का मेरा टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। पार्ट 10 के अंतर्गत आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीट ब्रिज। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों इसको बताने से पहले मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप मेरे फेसबुक पेज त्रिपाठी आशुतोष जी को जरूर फॉलो करें। अवश्य ही आपको उसमें भी काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों, आगे चलते हैं हम व्हीटस्टोन सेतु। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो व्हीटस्टोन क्या है? एक ब्रिज है। आप जानते हैं सेतु मतलब ब्रिज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब पुल, जैसे पुल होता है, फिर मान लीजिए सेतु है ये। व्हीटस्टोन क्या था, कौन थे? व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1842 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे व्हीटस्टोन सेतु, यानी इन्होंने 1842 में एक सेतु का निर्माण किया। इन्होंने 1842 ईस्वी में एक सेतु यानी ब्रिज का निर्माण किया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है, उनके नाम पर व्हीटस्टोन सेतु। दोस्तों, ये क्या होता है इसमें देखिए, यह 4 प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिनमें से एक प्रतिरोध अज्ञात होता है, अज्ञात होता है तथा शेष 3 ज्ञात होते हैं। यानी क्या होता है, ये 4 प्रतिरोधों की व्यवस्था होती है जिसमें क्या होते हैं, 3 ज्ञात रहेंगे और एक अज्ञात रहेगा। दोस्तों, अब इसमें नंबर 1 विद्युत स्रोत बैटरी विकर्ण वैल्यूमीटर। इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ, पर इसमें कि व्हीटस्टोन सेतु है क्या, पहचान कैसे? व्हीटस्टोन सेतु क्या होती है? ये एक आयताकार पाइपत होगा। आयताकार मान लीजिए, चतुर्भुजाकार मान लीजिए, चाहे आयताकार मानिए, क्या होता है, पाइपत है। तो जैसे जानते हैं आयत में 4 भुजाएं होती हैं, यानी प्रत्येक भुजा पर एक प्रतिरोध लगा होगा। तो ये क्या होता है, तो हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु। और वैसे दोस्तों, इसकी पहचान, जो मेन पहचान ये है कि जैसा जानते हैं, जब ये क्या है, आयताकार बोलें या चतुर्भुजाकार बोलें, तो आयत या हो या चतुर्भुज हो, उसमें क्या होता है, विकर्ण होता है ना। क्या होता है, विकर्ण होता है। तो विकर्ण ये होगा, एक विकर्ण ये होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें व्हीटस्टोन सेतु में एक विकर्ण जो होगा किससे कन्वर्ट होगा, एक विकर्ण जो होगा वो विद्युत स्रोत या बैटरी से कनेक्ट होगा। एक विकर्ण क्या हो सकता है, विद्युत स्रोत या बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा। ये विकर्ण ही तो है ना। तो यहाँ पर हमने लाइन ना खींचकर, क्योंकि इसको हम लाइन खींच देंगे तो ये थोड़ा अलग दिखने लगेगा, इसलिए लाइन ना खींचकर हम केवल यहाँ से कनेक्ट किए हैं। दोस्तों, ये विकर्ण क्या होता है, ये तो एक विकर्ण की ऐसी पहचान ये है व्हीटस्टोन सेतु की, इसका एक विकर्ण विद्युत स्रोत या बैटरी से कनेक्ट होगा और दूसरा विकर्ण किससे कनेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर से कर सकते हैं, या इसके स्थान पर कोई प्रतिरोध भी ले सकते हैं। चाहे गैल्वेनोमीटर लें और चाहे इसके स्थान पर कोई प्रतिरोध भी ले सकते हैं। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो विद्युत स्रोत या बैटरी है वो केवल इसी सिरा से जुड़े। वो हम इसको ऐसे फिर जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, यानी कि इस मॉडल से भी जोड़ सकते हैं, बैटरी को ऐसे भी बना सकते हैं। जब इस तरह जोड़ेंगे तो गैल्वेनोमीटर ऐसे से जुड़ जाएगा। यानी कुल मिला के एक विकर्ण से विद्युत स्रोत या बैटरी जुड़ता है और एक विकर्ण से गैल्वेनोमीटर जुड़ता है। अब दोस्तों चलते हैं, इसमें देखते हैं, यह बैटरी हो गया। अब इसमें देखते हैं कि व्हीटस्टोन की संतुलन की अवस्था क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था क्या है, ये हमें देखना है। तो दोस्तों, व्हीटस्टोन संतुलन की अवस्था देखने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसमें दोस्तों देखिए, मान लीजिए पॉइंट बिंदु है, मान लीजिए बी। यहाँ से ये हमारा बैटरी थी, यहाँ से क्या धारा आई जा रही थी। धारा आई तो ये क्या हो गया, यहाँ से 2 पार्ट बट गई, I1 और I2। यानी जो I1 और I2 धारा बट गई, तो हम मान लेंगे क्योंकि I जो है I1 और I2 ये दोनों धारा क्या हैं, इन दोनों का योग धारा I के बराबर होगा। धारा I1 और धारा I2 का योग धारा I के बराबर होगा।
अगर हम इसको धारा को I1 I2 मान लें, इसको I3 I4 मान लें और ये गैलोमीटर इसकी धारा IG मान लें, तो ये मान लेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, तो हम चलते हैं मान लेंगे तो ये हमारे पूरा परिपथ बन जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था क्या है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था क्या है, तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आता। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आता है, अर्थात I=0। यानी अगर गैल्वेनोमीटर हमारा क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, तो उस कंडीशन में जो व्हीटस्टोन हमारा संतुलन की अवस्था में होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा गैल्वेनोमीटर होगा उसकी धारा क्या होगी, 0 हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी, 0। यानी कि सिंपल सी बात है कि यानी गैल्वेनोमीटर यानी कि संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर की धारा 0 होती है। सिंपल याद रखिए कि संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर की धारा 0 होती है। यानी दोस्तों जब गैल्वेनोमीटर अगर संतुलन की अवस्था में है, सॉरी व्हीटस्टोन संतुलन अवस्था में है, तो गैल्वेनोमीटर की धारा इसी की धारा क्या 0 होगी। और जब ये धारा 0 हो जाएगी, IG 0 हो जाएगा, IG में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम मान चलेंगे कि ये है ही नहीं, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ गायब हो गया। जब ये चीज़ गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अभी आपको इसको समझाते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा मैं समझाते हैं आपको। हमारे यहाँ पर देखिए IG 0 हो गया, तो अब इसको आपको समझाते हैं इसके बारे में। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारा लूप यानी हमारे पास बनेंगे, ये हमारा जो स्ट्रक्चर इसमें क्या लूप बनेगा। लूप हमारा कैसे बनेगा, देखो एक लूप हमारा क्या बनेगा, ACDA यानी ऐसे जाकर ऐसे जाएं, ठीक, एक लूप ऐसे बना। दूसरा लूप ऐसे बनेगा, दूसरा लूप ऐसे बनेगा कि ये ऐसे जाकर इधर से ऐसे आए, ऐसे बनेगा। यानी एक लूप इस साइड बन गया, एक लूप इस साइड बन गया, एक लूप ऐसे इस साइड बना, एक लूप क्या है इस साइड में बना। तो हमारे 2 लूप यहाँ बनेंगे। और इन 2 लूपों को हम देखते हैं। अब दोस्तों मैं किरचॉफ नियम से देखते हैं। किरचॉफ नियम से तो लूप 1 और लूप 2, एक लूप इधर लूप 1 लूप 2, तो लूप 1 लूप 2 चलेंगे तो हम जानते हैं, हमने इधर धारा क्या हम ऐसे इधर चलेंगे हम, तो धारा किधर क्या है I1 है, इधर क्या है I1 है, तो I1 है, तो हम जानते हैं क्या होता है, हम यहाँ निकालेंगे क्या, जब किरचॉफ नियम लगाएंगे यानी KVL लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, किरचॉफ नियम में V=0 यानी इनका विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, विभवांतर निकालने का फॉर्मूला पता है ना आपको, V क्या होता है IR। तो हम जानते हैं कि जब हमारी और चलने की दिशा और धारा दिशा, हमारी चलने की दिशा और हमारी चलने की दिशा और धारा दिशा सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, विभवांतर जो होता है माइनस चलता है, यानी कि -IR होता है, -IR। तो I मतलब I1 हो गया, R मतलब यहाँ क्या है P है, प्रतिरोध क्या है P है, तो I1 P हो गया। फिर आगे चलेंगे प्लस, फिर आगे चलेंगे प्लस करके इधर आएंगे, इधर बनेगा IG में क्या मान लिया है, IG में मान लिया है 0। यानी संतुलन की अवस्था में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर संतुलन की अवस्था में क्या 0 होता है। दोस्तों इसको तो समझ, पहले आप इसको समझिए, IG 0 कैसे हो जाएगा, जब IG 0 हो जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बन, दोस्तों जब IG 0 हो जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर जो है कुछ इस मॉडल बन जाएगा। जब IG क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा वो कुछ इस मॉडल में बनेगा। यानी ये बीच वाला पोर्शन गायब हो, जो यहाँ पे हम ये बीच वाला ये चीज़ गायब हो जाएगा। जब ये 0 हो गया मतलब है ये नहीं है, IG 0 हो गया तो यानी संतुलन, जब यानी व्हीटस्टोन जब संतुलन की अवस्था में होगा उस कंडीशन में IG क्या होगा 0 होगा। जब 0 होगा यानी हट गया, ये जब हट गया तो हमारा व्हीटस्टोन का बिल्कुल सिंपल बन गया ना, जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु था क्या सिंपल हो गया। यानी कि सीधा सीधा क्या हुआ, इधर एक श्रेणी क्रम बन रही है, इधर एक श्रेणी क्रम बन रही है, इधर एक श्रेणी क्रम बनी, एक इधर श्रेणी क्रम बनी, तो यहाँ पर वही चीज़ चल रहा है प्लस, यानी वही श्रेणी क्रम जानते हो। श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये अगर P1 ये PQ सीधे सीधे जुड़ता है तो यानी श्रेणी क्रम बन गया। तो एक श्रेणी क्रम इधर बना, एक श्रेणी क्रम इधर बना। तो पहला हम लेंगे तो I1 इधर हो गया, तो I1 प्लस P इंटू I, देखो I इंटू R होता है, I इंटू R, तो I1 P हो जाएगा। इधर क्या है, इधर क्या है, देखो हम ऐसे से आए इधर गए, तो इधर तो उल्टा जा रहा है ना, उल्टा जा रहा है तो I2 क्या हो जाएगा,
I2 हो गया। ये हमारा उल्टा, यानी हमारी चलने दिशा धारा इधर आ रहा है ये, लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं, यानी हमारी चलने दिशा और धारा दिशा क्या हो गई, अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो गई तो यहाँ प्लस चलेगा। हम आपको पिछले नियम बता चुके हैं, अगर आपने पार्ट 9 नहीं देखा जरूर देखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम वहाँ से हम समझा चुके हैं किरचॉफ का नियम में कि जब हमारी चलने दिशा और धारा दिशा अलग अलग हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्लस होता है, प्लस आई आर। तो प्लस आई मतलब I2 आर यानी क्यू का होगा, I2 क्यू हो गया बराबर ये आई जी हमने 0 मान लिया है तो 0 हो गया, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। ऐसे लूप सेकंड चलेंगे, लूप सेकंड वाला इधर वाला, लूप सेकंड चलेंगे तो ये I3 इंटू आर बन जाएगा, I3 इंटू आर धारा दिशा और हमारी चलन दिशा सेम है। जब धारा दिशा और हमारी चलन दिशा सेम है तो क्या होगा, माइनस I3 आर आएगा। इधर देखते हैं, इधर जब ये तो 0 हो गया, कोई महत्व नहीं, यानी हमारा चलने दिशा हम इधर चल रहे हैं, सॉरी हम क्या होगा हमारी चलने दिशा और धारा दिशा, तो हम ऐसे आए तो हम ऐसे जा रहे हैं तो ये हमारी चलने दिशा और धारा दिशा क्या हो गई, अलग अलग विपरीत हो गई। जब विपरीत हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लस चलेगा यानी प्लस I4S हो गया बराबर 0। अब ये -3 था उधर गया तो प्लस हो गया, प्लस I3 से -1P था उधर गया प्लस 1P हो गया। अब यहाँ से हम P अपान क्यों निकालेंगे, यानी ये क्यों किधर गया, तो यहाँ से हम P अपान क्यों निकालेंगे तो Q उधर जाएगा तो I1 इधर जाएगा। देखिए P इधर था, P लिख दिए, Q को हम नीचे ले जा रहे थे, Q को नीचे ले जाएंगे तो I1 को भी नीचे ले जाएंगे, तो P अपान Q बराबर हो जाएगा I2 अपान I1। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड चलेंगे, यहाँ से निकालेंगे I4 अपान I3 चले निकलेगा, तो I4 अपान I3 जब निकलेगा, I4 था, I3 नीचे गया तो I4 अपान I3, तो उधर S का भाग होगा R अपान S हो जाएगा, R अपान S। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से ध्यान रखिए, हमने आपको क्या था, हमने आपको बताया था कि जब IG 0 हो जाए, जब IG 0 तो गायब हो गया, जब गायब हो गया तो क्या हो गया, ये बिल्कुल सीधा सीधा हो गया ना, बिल्कुल सीधा सीधा, यानी जितनी धारा यहाँ आएगी उतनी धारा यहाँ भी रहेगी, यानी जितना प्रतिरोध यहाँ, जितनी धारा यहाँ उतनी धारा यहाँ, यानी कि जितनी I1 धारा यहाँ है उतनी I3 धारा यहाँ भी रहेगी ना, यानी जो I1 और I3 धारा तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएंगी। कब, जब IG हम 0 ले लेंगे, 0 मतलब ये ख़त्म हो गया, जब ये ख़त्म हो गया तो यानी दोनों धारा आपस में बराबर हो गई। ऐसे यहाँ पर I2 और I4 हो जाएगा, दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समझ में आया ना, जब IG 0 लेंगे तो हट गया ना, तो जब 0 हट गया तो श्रेणी क्रम बन गया, श्रेणी क्रम बना तो जितनी धारा यहाँ होगी उतनी धारा यहाँ, श्रेणी क्रम में धाराएँ समान होती हैं, तो जितना यहाँ होगा उतना यहाँ धारा होगी, तो I1 बराबर I3 और I2 बराबर I4। तो समझ में आया कब आया, जब तब होगा जब यहाँ IG हम 0 ले लिए, यानी कि हट गया है ही नहीं। तो यहाँ से चीज़ फायदा हमारा यहाँ से जानकारी ये मिली कि I1 जो है I3 बराबर होगा और I2 जो है I4 बराबर, यानी कि जहाँ I4 है वहाँ हम I2 रख सकते हैं और जहाँ I3 वहाँ I1। तो हम यहाँ क्या हम करेंगे, क्या यहाँ नीचे यहाँ देखिए I4 किसके बराबर था, I2 के, I4 किसके बराबर था, I4 हमारा जो है I4 किसके बराबर होगा, I2 के, तो हम I4 का स्थान क्या रख दिए I2। I3 किसके बराबर था, I3 हमारा था I1 के बराबर, तो यह I3 स्थान पर I1 लग दिए और ये R अपान S। तो दोस्तों समझ में आएगा कि यहाँ पर स्टूडेंट समझ में आपको, जैसे यहाँ का क्या है मैंने समझाया ना कि जब IG 0 हो जाएगा तो यानी ये बीच वाला गोलोमीटर गायब हो जाएगा, जब ये गायब तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये सीधा सीधा हो गया, एक श्रेणी क्रम, ये भी श्रेणी क्रम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितना I1 धारा होगी उतनी I3 भी होगी, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो I1 इक्वल I3 बन जाएगा, और जितना I2 होगा उतना I4 बन जाएगा ना, जितना I2 I4 बन जाएगा तो I2 I4। तो हम यहाँ रख देंगे I4 के स्थान पर I2, I3 के स्थान पर I1, तो R अपान S बराबर क्या है, I2 अपान I1 आया। अब देखिए I2 अपान I1 ये भी है, I2 अपान I1 ये भी है, दोनों सेम है। जब कंपेयर कर लेंगे तो P अपान Q बराबर क्या, R अपान S आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। जब देखो इसके बराबर, दोनों आपस में क्या है, सेम टू सेम है, जब दोनों सेम है तो इनके बराबर ये हो जाएगा, यानी P अपान Q बराबर R अपान S। यानी ये क्या है, ये व्हीटस्टोन क्षेत्र के संतुलन की अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, व्हीटस्टोन क्षेत्र की संतुलन की अवस्था। यानी कि अगर कोई हमारे पास कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बना है तो हम इसमें करेंगे क्या, इस तरह निकाल लेंगे, इसमें इस तरह का इसमें क्या कर लेंगे, एक
अनुपात निकालने का, यानी अनुपात सही निकल रहा है तो ये क्या हुआ, व्हिटस्टोन सेतु का पालन कर, यानी कर रहा है नियम का। अगर नहीं हो रहा है तो पालन नहीं कर, यानी कि अगर ये दोनों इस तरह इक्वल आ गए, पी अपान क्यू और आर अपान से इक्वल आ गया, तो यानी हमारा जो व्हिटस्टोन सेतु वो क्या है, संतुलन की अवस्था में है। समझ में आया। अभी हम मान चले कि ये क्या है, संतुलन अवस्था में था, तो इससे ये आ गया ना। अभी तो मान चले संतुलन अवस्था में था तो ये आ गया। अब मान चलिए अगर ये कंडीशन है तो जो व्हिटस्टोन सेतु होगा वो क्या, संतुलन की अवस्था में कहलाएगा। समझ में आया। अथवा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एस बराबर आर क्यू, तो ये गुणा कर दें, पी एस बराबर आर क्यू, तो ये भी क्या है, संतुलन की अवस्था है। यानी सिंपल सी बात है, यानी कि इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो व्हिटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो संतुलन अवस्था में नहीं है। तो उस कंडीशन हमको यहाँ पर आई जी का मान निकालना होगा, धारा आई जी का मान निकालना होगा। दोस्तों को आपको ये लूप वाला सिस्टम समझ में आया तो लूप के लिए आपको पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपका धारा की जो भी हमने आपको स्ट्रक्चर बताया वो वाला, हम उसको इस तरह भी बना सकते हैं, इस मॉडल में बना सकते हैं। मान लीजिए धारा आई थी, यहाँ पर पहुँची, ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी है, यहाँ पहुँची थी, जहाँ से दो पार्ट बढ़ गया, I1 और I2, यहाँ से दो पार्ट बढ़ गया, I1 और I2। अब हम मान चलते हैं यहाँ पर धारा जब आगे बढ़े, हम धारा इधर बढ़ी तो मान चलते धारा I3 है। अभी तक क्या धारा उसको I3 मानते थे, लेकिन अगर हम देखिए यहाँ पर हम कई धारा मान लेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा कठिन बन जाएगा। लेकिन अगर कम धारा मानेंगे तो हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर इक्वेशन समीकरण बनेगा और छोटा बनेगा, हल करने में आसानी रहेगी। हम I3 मान लेते हैं। तो इस कंडीशन देखिए, तो ये कितना निकलेगा, जब ये I3 मान लिए तो ये कितना निकलेगा, आपको हम पहले बता चुके हैं, I इक्वल होता है I1 प्लस I2, यानी I1 I2 दोनों किसके, I के बराबर होंगे दोनों का योग। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से धारा क्या जाएगी I1, इधर कितना निकल गई I3, तो इधर कितना जाएगी दोस्तों, ये आपका I1 इधर जाए, इधर I3 आई, तो इधर कितना जाएगी। तो इसको समझने का वैसे समझिए, हमको KCL यानी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बता चुके हैं। मान लीजिए कोई धारा थी, ठीक, ये कितना 10 एम्पियर थी, कितना थी 10 एम्पियर जा रही थी। यहाँ से हम करते क्या, इसका दो पार्ट कर देते हैं। अगर इधर जा रही कितना 3 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगी, पूरे यहाँ से 10 एम्पियर आ रही थी, यहाँ दो पार्ट हो गया, इधर 3 एम्पियर आई, 3 एम्पियर आई, तो इधर कितना जाएगी, तो इधर जाएगा कितना 7 एम्पियर जाएगी ना। 7 आया कहाँ से, हमने जो कुल धारा 10 था उसमें जितना इधर आई उसको घटा दिया, 10 में से 3 गए तब 7 आया। वैसे यहाँ होगा, कुल धारा कितना जाएगा I1, इधर कितना आई I3, तो इधर जो आएगी वो क्या होगी, इन दोनों इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, ज़्यादा है ये कम है, तो इसमें इस वाले में यानी I1 में I3 को हम माइनस कर देंगे, यानी I1 माइनस I3 धारा जाएगी। ऐसे इधर चलते हैं, इसमें देखते हैं, यहाँ से धारा I3 आई, इधर से I2, यानी इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। यहाँ इकट्ठा होंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो जो जाएगी वो क्या होगी, इन दोनों का योग के बराबर जाएगी, यानी I2 प्लस I3 इधर धारा जाएगी। अब उसके बाद हम जब इन धारा का दोनों की धारा को इकट्ठा करेंगे, तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं -3 I3 प्लस I3 दोनों कट जाएंगे, तो क्या बनेगा I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 किसके बराबर, I के, यानी जितनी धारा इधर चली थी उतनी धारा हमको पुनः यहाँ वापस मिल जाएगी I। वही धारा यहाँ भी होगी, वही धारा यहाँ भी I हमको मिलेगी, यानी जितने हम धारा ले चले थे उतने फिर हमको मिलेंगे। तो हम अब इसको इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थोड़ा फार्मूला निकालने का मेथड, जो ये बीमी संतुलन, जो व्हिटस्टोन संतुलन का अवस्था है, इसको थोड़ा फिर हमको अलग तरीके से निकालना होगा। बाकी तरीका वही चलेगा, थोड़ा प्रोसीजर अलग हो जाएगा। तो अब तरह की स्ट्रक्चर इस तरह बन सकता है। अब चलते हैं दोस्तों आंकी प्रश्न पॉइंट की। दोस्तों चलते देखते हैं हम, अब हमारा आंकी प्रश्न है, न्यूमेरिकल है। तो उसके पहले आप नोट ध्यान रखिए, व्हिटस्टोन सेतु में बैटरी तथा गैल्वेनोमीटर आपस में बदले जा सकते हैं। दोनों स्थितियों में गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दिखाया गया, यानी कि यहाँ भी बताया गया है कि चाहे हम गैल्वेनोमीटर को ऐसे जो इस विकर्ण से जोड़ें, चाहे इस विकर्ण से जोड़ें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों स्थितियों में हमारा जो गैल्वेनोमीटर जो
आई जी जो धारा होगी वो 0 होगी, यानी गैल्वेनोमीटर की जो धारा होगी वो शून्य नहीं आएगी संतुलन की अवस्था में। ठीक है, यानी इसको विक्षेप शून्य दिखाएगा, चाहे गैल्वेनोमीटर जोड़ दे चाहे ऐसे। अगर हम गैल्वेनोमीटर को ऐसे जोड़ेंगे तो जो बैटरी या विद्युत स्रोत इसको हम इस पॉइंट से जोड़ेंगे, इस विकल्प से। तो ये चीज़ें पहले आप समझा चुके हैं आपको। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान, तो ये मान लो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर इसका क्या 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है। तो हमें कहा क्या है, दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा गैल्वेनोमीटर संतुलन की अवस्था में है या नहीं, या व्हीटस्टोन सेतु। देखिए दोस्तों, ये पहले एक क्वेश्चन पहचानिए व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं। तो व्हीटस्टोन सेतु है, क्योंकि देखिए इसका एक विकल्प क्या होता है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा है गैल्वेनोमीटर से, और एक विकल्प बैटरी जुड़ा है। हम बताएं ना, गैल्वेनोमीटर के स्थान पर कोई प्रतिरोध भी ले जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ठीक है। तो ये कहता है विकल्प, यही पहचान है व्हीटस्टोन सेतु की, एक विकल्प क्या होता है गैल्वेनोमीटर से और एक बैटरी जुड़ा होगा। हमें धारा यानी आई जी गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा, यानी इसकी धारा की बात हो रही है, आई जी का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं आई जी का मान 0 कब होता है, जब यह व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में होता है। आई जी का मान 0 कब होता है, जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। जिसका आप हम जानते हो चेक करने की तरीका कि संतुलन अवस्था में है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, इसके लिए फार्मूला है। फार्मूला क्या है आपको बताया गया था। अगर इसको पी माने, इसको पी क्यू आर एस मानते हैं, तो कहता है ना कि सामने सामने गुणा होता है, इनके सामने सामने संख्याओं का गुणा, यानी 1 गुणते यहाँ 4 हो गया, इधर से फिर 1 गुणते 4 हो गया। तो क्या आया, इधर भी 4 इधर भी 4 आया, यानी इक्वल है यानी ये क्या है, दिया गया परिपथ का जो है ये संतुलन की अवस्था में है। जब संतुलन की अवस्था में है तो इसका मतलब आई जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान 0 हो जाएगा। मैं क्या सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में धारा मापी का विक्षेप शून्य है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। धारा मापी का विक्षेप शून्य है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जैसा जानते हैं क्वेश्चन में क्या आता है कि धारा मापी का विक्षेप शून्य है, यानी कि आई जी क्या है, 0 है। जब आई जी 0 है तो यानी इसका मतलब ये संतुलन की अवस्था में होंगे। आई जी 0 है तो क्या होंगे, ये संतुलन की अवस्था में होंगे। संतुलन अवस्था में है तो यानी हम बताएं ना कि इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर का मान निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिंगल धारा नहीं है, यहाँ पर क्या है, 2 धारा है। अब किस क्रम में है, समांतर क्रम में, ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे यानी समांतर क्रम हुआ। अब जानते हैं समांतर क्रम श्रेणी क्रम वो होता है जिसमें 2 धाराएँ क्या होती हैं, एक ही लाइन पर होती हैं। 2 धाराएँ क्या होती हैं, एक ही लाइन पर होती हैं लगातार। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो एक धारा ऐसे हो फिर एक धारा ऐसे हो, तो ये श्रेणी क्रम होता है। और समांतर क्रम क्या होता है, एक नीचे तो एक इसके ऊपर हो जाए, ठीक, तो ये समांतर क्रम हो जाते हैं। ठीक, अगर इस मॉडल में हो तो ये समांतर क्रम कहलाएंगे, ऊपर नीचे। तो ये समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम है तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले इन दोनों कंबाइंड धारा निकालेंगे। इन दोनों कंबाइंड धारा वो क्या होगा, वो होगा आर इक्विवेलेंट कहें या आर तुल्य कहें, आर इक्विवेलेंट या आर तुल्य। तो फॉर्मूला जानते हो समांतर क्रम का, 1/r चलता है तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल 1/r प्लस 1/100। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 100 आ जाएगा। तो यह पूरा 100 1 100 तो r प्लस 100 हो जाएगा। अब इसका हम इसको पलटी कर देंगे। अब दोस्तों ये 1/r क्यों है, ये r प्लस 100/100 है। अब दोस्तों देखिए इसको हम पलटेंगे, 1/r क्यों पलटेंगे, जब ये पलटेंगे तो ये पलटी खाएगा, तो r क्यों हो जाएगा 100r/r प्लस 100। तो ये क्या निकला, ये इन दोनों का तुल्य धारा निकला, आर क्यों। दोस्तों इसमें क्या आपको बताया था कि ये क्या व्हीटस्टोन सेतु का नियम लगेगा। तो व्हीटस्टोन सेतु का जब आई जी 0 हो जाएगा तो P/Q R/S यह व्हीटस्टोन सेतु है। अब इसमें होगा क्या, अब हम जानते हैं कि इसका हम आपस में क्या करते हैं, त्रिज्यक मल्टीप्लाई करेंगे। त्रिज्यक मल्टीप्लाई कर लें या इनको अपान में कर लें, जैसे समझें, दोनों सही है। यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, P/Q करेंगे, P/Q। तो P कितना है, ये हमारा P हमारा कितना है, 100 है। अपान Q कितना है, 200 है, बराबर फिर R। तो R यानी इकट्ठा हम R तुल्य, R इक्विवेलेंट जो निकला कितना निकला, ये 100R
अपान आर प्लस 100 और इसकी अपान फिर ये कितना है 40। अब इसी को हमको हल करना है। तो उसमें क्या होगा, 100 ये हम काट देंगे, ऊपर पर कट सकता है 100। इसका इसमें ये क्या होता है, या ऐसे यहाँ भी कट सकता है, नीचे भी ये 0 से 0 कट गया। अब ये 40 का इसमें तेज गुणा हो जाएगा, 40 गुणा करेंगे 40 से 4 बचा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 4 अपान क्या हो जाएगा, 4 एकम यहाँ 1 है, 4 एकम 4 अपान में 20 हो गया, बराबर में इधर क्या बचा आर अपान आर प्लस 100। अब इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो तेजा क्या हुआ आर प्लस 100 एकम आर प्लस 100 हो जाएगा, बराबर इधर करेंगे तो 5R बन जाएगा। अब ये प्लस आर हो गया तो माइनस आर हो गया, 100 बराबर 5R माइनस आर, तो 100 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4R आया। अब 4 से भाग करेंगे तो 4 नहीं 8, 4 पंचे 20 कट गया, तो आर का मान कितना है 25 ओम। आर का मान क्या है, ये 4 क्या हुआ, मैंने ये क्या हुआ, आर प्लस 100 की यहाँ पर 100 इतना था, हमने पहले क्या किया 100 काट दिया, उसके बाद 0 से 0 काट दिया, इसका तीजा गुणा कर दिया, 4 एकम 4 अपान यहाँ 20 आएगा, बराबर आर अपान आर प्लस 100 हो गया। अब ये काटिए 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो वहाँ पर बचा 1 अपान 5, इतना बचा इधर से, इसका तीजा गुणा आर प्लस 100 का करेंगे तो इतने आएगा, बराबर यहाँ 5R हो गया। अब ये 5R है, ये 5R, ये प्लस आर उधर गया तो माइनस आर हो जाएगा, तो 5 में से 1 आर घटाएंगे तो कितना बच्चा आर, यहाँ 100 हो गया, 4 को भाग करते हैं 25 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो दूसरे लोगों पर शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग, नाइस डे।